मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारह पत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा काल की सभ्यता भी कहते हैं या जिसे हम सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, इसके संबंध में पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और प्राचीन भारत के इतिहास में इसमें से प्रश्न हमेशा आते ही हैं। आइए देखें हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एवं पढ़ेंगे नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या है। नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की। नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण क्या है। नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता कौन माने गए हैं। नंबर 5, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 6, सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। और नंबर 7 और आखिरी है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसके संबंध में हम विस्तृत जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये चित्र जो है सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ये नगरीय व्यवस्था की प्रथम सभ्यता है। विश्व में ये नगरीय व्यवस्था की सभ्यता देखने को मिलती है। ये उसका ही चित्र है कि इस तरह के पक्के मकान और नगरीय व्यवस्था थी। अगला चित्र हम देखेंगे कि किस तरह पक्की ईंटों के ये मकान हुआ करते थे और नाली की व्यवस्था कैसी थी, इसके संबंध में ये चित्र है। अगला चित्र देखेंगे हम कि सिंधु घाटी की सभ्यता के ये प्रमुख कुछ चित्र हैं और उस समय की जो कलात्मक वो है, उसके संबंध में ये चित्र आपको देखने को मिल रहा है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के जो मूर्ति कला जो थी, मूर्ति कला का एक नमूना, अर्थात वहाँ की जो खोज की गई उसमें जब ये कुछ सामग्री निकली है, उस तरह की मूर्तियाँ निकली है, उसी मूर्ति कला को प्रदर्शित करती कि उस वक्त की सभ्यता कैसी रही होगी। अब सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में थोड़ा सा अनुमान जो लगाया गया उसके हिसाब से कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अर्थात पहले सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, बाद में हड़प्पा सभ्यता इसको कहा गया। सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसके पहले जितनी भी सभ्यताएं प्राप्त हुई उनमें शहरीकरण नहीं था, लेकिन इस सभ्यता में शहरी सभ्यता देखने को मिलती है। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। उन्होंने जब ऐसे ही भ्रमण के लिए गए थे तो उन्होंने 1826 में उनको इस सभ्यता के बारे में जानकारी लगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने ज़्यादा कोई विशेष इसमें ध्यान नहीं दिया। सन 1921 में तात्कालिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने उनके नेतृत्व में इसकी खुदाई का काम आरंभ हुआ और राय बहादुर दयाराम शाहनी ने हड़प्पा की सबसे पहली खोज की। और यही कारण है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लें, इसके पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं से घटित होने का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के 3 प्रमुख काल थे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। अर्थात इस काल में सबसे पहला काल था, ना तो लिपि थी और ना ही किसी प्रकार की कोई लेखन कला थी, और इसके संबंध में कोई प्रमाण हमको प्राप्त भी नहीं होते। सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि से परिचित तो थे, पर उनके द्वारा जो लिपि प्राप्त हुई है उस लिपि को हम आज तक के ना तो समझ पाए न पढ़ पाए। और हड़प्पा काल में भी कुछ लिपि जो मिली है हमको, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जो लिपि हमको मिली है, वो लिपि से लोग वहाँ के उस वक्त में परिचित तो थे, लेकिन हम
आज के समय में उस लिपि को पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल, और इसलिए हड़प्पा को या सिंधु घाटी की सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल, जिसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित रहता है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, तो इसको हम मतलब कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक काल है। आगे हम देखेंगे कि प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा वगैरह, इनको किस किस सन में इनकी खोज की है, ये उसके संबंध में एक जानकारी है। अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कैसे? सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता मानी गई है। इससे पूर्व वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता माना गया था। इसके पहले तक कि ये माना जाता था कि वैदिक काल जो था वही इसकी प्राचीन सभ्यता है, लेकिन बाद में खोज के उपरांत सिंधु घाटी की सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यता माना गया है। यह केवल भारत की ही नहीं वरन विश्व की प्रमुख 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहली है नील नदी की सभ्यता, दूसरा है चीन की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता और चौथा है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये 4 प्रमुख सभ्यताएं थी और सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे विस्तृत, सबसे बड़ी सभ्यता मानी गई, क्योंकि इनका क्षेत्र बाकी अन्य सभ्यताओं के क्षेत्र से काफ़ी विस्तृत है। अब देख लें कि सिंधु घाटी की सभ्यता का काल कब से कब तक का माना गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। सर जॉन मार्शल ने इसे 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया, लेकिन रेडियो कार्बन पद्धति से एक जो पद्धति मानी गई है, रेडियो कार्बन पद्धति से इसे 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताते हैं। अंत में समान रूप से ये माना गया कि यह जो सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य की मानी गई। तो यही इसकी एक ऑथेंटिक समान रूप से ये मानी गई कि यह सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य की रही है, क्योंकि खुदाई के समय भी जो कार्बन पद्धति से इसका पता लगाया गया तो वो इसी बीच के काल की मानी गई है। अगला देखें हैं नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने पाक का दौरा किया और वहाँ उन्हें कुछ अवशेष मिले, पर इस संबंध में उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, केवल लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और ज़्यादा इस संबंध में कोई कार्य नहीं किए। सन 1856 में बर्टन बंधु जेम्स बर्टन एवं विलियम बर्टन को लाहौर से कराची रेलवे लाइन बनाने का काम मिला और उसमें वो इंजीनियर थे। रेलवे लाइन के निर्माण के समय एक स्थल पर उन्हें खुदाई में ईंटें प्राप्त हुई। जब ईंटें प्राप्त हुई तो उन्होंने उन ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन में कर लिया। अब उन्होंने ये पता लगाने का प्रयास भी नहीं किया कि वास्तव में ये ईंट कहाँ से आई, कैसा क्या है, और उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, केवल लोगों का ध्यान आकृष्ट किया कि यार यहाँ ईंटें मिल रही हैं और उसका उपयोग उन्होंने रेलवे लाइन में किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1856 में इसकी खोज की, पर उनको भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। कालांतर में सर जॉन मार्शल ने सन 1921 में विधिवत इसकी खुदाई की, जो पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और ये पहली खोज प्राप्त हुई थी जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता माना गया, तो ये हड़प्पा की सभ्यता थी। और सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इस तरह अब तक के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एवं भारत में लगभग 1500 स्थानों पर इस सभ्यता के अवशेष मिल चुके हैं। ये माना जाता है कि 2 क्षेत्र जो हैं अफ़गानिस्तान में हैं, लगभग 525 क्षेत्र जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और 975 के करीब क्षेत्र भारत में अब तक के मिल चुके हैं और अभी खोज के कार्य जारी ही है। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता ये खोज किसने की थी। आगे हम देखेंगे नामकरण के संबंध में। सिंधु घाटी के सभ्यता के नामकरण के संबंध में, चूँकि ये सिंधु नदी के तट पर होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, किंतु बाद में इसके कई स्थल घग्गर, हकरा नदी जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था, और फिर रावी नदी के तट पर और अन्य नदियों के तट पर भी इसके अवशेष मिले।
इसलिए इसे अब कुछ लोग सरस्वती घाटी की सभ्यता कहने लगे, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे भी इसके अवशेष मिले थे, तो सरस्वती घाटी की सभ्यता कहाँ जाने। कई विद्वान ने इसे संयुक्त नाम दे दिया, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहने लगे। सन 1921 में खोज के पश्चात पाक के पंजाब क्षेत्र में रावी नदी के तट पर सर्वप्रथम हड़प्पा में कई अवशेष मिले, और परंपरा ये रही है कि जो क्षेत्र सबसे पहले मिलता है उसी के नाम से इसका नामकरण होता है, इसलिए इसे लोग हड़प्पा की सभ्यता कहने लगे। सन 1921 में हड़प्पा की सभ्यता हुई और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, इसलिए उसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाने लगा। तो ये सर्वमान्य हो गया कि हड़प्पा की सभ्यता, इस तरह इनके नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, और हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। इसके पश्चात मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि प्रमुख क्षेत्र की भी खोज की गई। आगे देखिए निर्माता। इस सभ्यता के निर्माता किसको माना गया है? सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता के संबंध में विदेशी इतिहासकार एवं भारतीय इतिहासकारों में मतभेद है। विदेशी इतिहासकारों ने सुमेरियनों को सिंधु घाटी के निर्माता माना है। सुमेरियन एक जो पद्धति थी जो सिंधु घाटी के पास में ही थी, और उन्होंने ये माना कि सुमेरियनों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया होगा। इसका प्रमुख कारण सुमेरियनों की एवं सिंधु घाटी की सभ्यता में काफ़ी समानताएं थी, अर्थात कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो दोनों जगह समान थी, कि दोनों व्यवस्थाओं में पक्की ईंटों के मकान थे, पानी की निकासी की व्यवस्था थी, मोहरें थी। किंतु भारतीय इतिहासकार ने इसे द्रविड़ जाति को निर्माता माना है। इस संबंध में उन्होंने भी अनेक तर्क दिए। उन्होंने कहा था कि जैसे मोहरें उस काल में मिली है और इस काल में जो मोहरें मिली दोनों में अलग अलग थे। ईंटें जो उस काल में भी थी और इस काल में भी थी, लेकिन दोनों की ईंटों का आकार भी अलग अलग था। पानी की निकासी की व्यवस्था भी में भी थोड़ा सा अंतर था, आदि अन्य अंतर के कारण मतलब इसको ये माना गया कि ये इसका निर्माण द्रविड़ जाति के लोगों ने किया। अन्य इतिहासकारों ने इसको आर्यों को उसका निर्माता माना, किंतु डॉक्टर सुनील फादर हैरास और हाल ने द्रविड़ों को ही इसका निर्माता माना, और यह पक्ष आज सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है कि द्रविड़ ही इसके निर्माता रहे होंगे। आगे हम देखें विशेषताएं देखें। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में उनका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिल पाता है, किंतु पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त जो सामग्री है और जानकारी है उसके आधार पर विशेषताओं का केवल अनुमान लगाया गया है। इस काल की प्रमुख विशेषता इतिहासकारों के दौरान निम्नलिखित है। सबसे पहले ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। तो जैसे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि ये आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल वो काल था जिसमें लिपि अभिलेख तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, और सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा अगर हम देखें तो नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता अर्थात इस काल में जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता, और विश्व की ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इस काल में जो नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले, इसके पूर्व अन्य किसी नगरीय सभ्यता के प्रमाण कहीं और प्राप्त नहीं हुए। इसमें पक्की ईंटों के मकान, ढकी हुई नालियाँ, दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, और 90 अंश के कोण में सड़कें एक दूसरे को काटती थी। इस तरह से जैसे एक सुव्यवस्थित नगर की व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था यहाँ पर नगरी पाई गई, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता का नाम भी दिया गया है। तीसरा है कांस्य युगीन सभ्यता। इस काल में कांसे का भरपूर उपयोग किया गया था। कांसे का उपयोग होता था। इस काल में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्तियाँ भी मतलब कांसे की मिली है, और अन्य बहुत सारी सामग्री कांसे से बनी हुई मिली है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। चौथा है शांतिप्रिय सभ्यता। ये माना जाता है कि इस काल के जो लोग थे वो शांतिप्रिय थे और व्यापार करने वाले थे, अर्थात शांति से रहने वाले, एक दूसरे से मिलकर व्यापार करने वाले थे। इस तरह की व्यवस्था के प्रमाण भी इसमें मिले हैं। पांचवा देखें व्यापार प्रधान सभ्यता।
व्यापार प्रधान सभ्यता अर्थात यहाँ पर व्यापार प्रमुख रूप से होता था, लोग व्यापार करते थे। और ये माना गया है कि नगरीय व्यवस्था होने के कारण ये जो नगर थे वो व्यापार के प्रमुख केंद्र रहे होंगे, इसलिए इसे व्यापार प्रधान सभ्यता माना गया। और ये भी अनुमान लगाया गया कि इनका व्यापार सुमेरियनों के जो साथ होता था, जो एक पास की सभ्यता थी, उनके साथ भी इनका व्यापार काफ़ी होता था। तो इसका केवल अनुमान लगाया जा सका है, तो इसे व्यापार प्रधान सभ्यता माना गया है। छठवां है विस्तृत सभ्यता। ये माना गया कि संसार में जो नील नदी की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, उनका क्षेत्र सीमित था, लेकिन इस सभ्यता का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। बहुत बड़े क्षेत्र में ये सभ्यता थी। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भी दूरस्थ अंचलों तक के इस सभ्यता का विस्तार था, इसलिए ये संसार की एक विस्तृत सभ्यता मानी गई है। सातवां है सामाजिक व्यवस्था। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था दो प्रकार की व्यवस्थाएं पाई गई। वैसे सामाजिक व्यवस्था जैसे अपना वर्ण व्यवस्था थी भारत में उसमें, लेकिन वैसी वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर केवल दो प्रकार के सामाजिक व्यवस्था थी, एक संपन्न समाज की व्यवस्था और दूसरा निर्धन समाज की व्यवस्था, क्योंकि इनकी अलग अलग बस्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो इसके अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की में केवल दो व्यवस्थाएं थी। अगला है सांस्कृतिक विशेषता। ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें सांस्कृतिक विशेषताएं में यहाँ के लोग जो थे वो मूर्ति कला, धातु कला और अन्य कलाओं से विशेष रूप से परिचित थे, और संस्कृति का विकास भी इस काल में माना जाता है, इसलिए इसके सांस्कृतिक व्यवस्था थी। क्योंकि इस संबंध में कोई विशेष प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि आर्थिक विशेषता। आर्थिक विशेषता अर्थात इस काल के जो लोग थे उनमें आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ थी, लेकिन दो प्रकार के समाज में जो दो प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, एक धनिक वर्ग की और दूसरी निर्धन वर्ग की। धनिक वर्ग की व्यवस्था के जो लोग थे, जो संपन्न वर्ग के लोग थे, उनकी बस्तियां एक अलग थी और उन बस्तियों में सारे संसाधन थे, पाँच कमरे के मकान थे और अन्य व्यवस्थाएं में सुदृढ़ थी। वहीं दूसरी जो व्यवस्था थी उसमें निर्धन वर्ग वाले वहाँ पर छोटे मकान हुआ करते थे और व्यवस्थाएं थोड़ी सी संपन्न वर्ग से थोड़ा सा कम हुआ करती थी। इस तरह अगर हम यहाँ की बात करें तो आर्थिक व्यवस्था दो भागों में बटी हुई थी। अगला है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कभी कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिला कि वास्तव में यहाँ प्रजातंत्र था या राजतंत्र था या कोई था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अनुमान लगाया है कि यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था थी, चूँकि ये व्यापार प्रधान था, इसलिए व्यापारी ही इस तंत्र को चलाया करते थे। लेकिन कुछ लोग इसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी मानते हैं, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण यहाँ पर मिले नहीं हैं, इसलिए केवल इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है कि यहाँ पर व्यवस्था कौन सी रही होगी। अगला देखें सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी की सभ्यता में अब तक लगभग 1500 से अधिक स्थल मिल चुके हैं और इनमें से प्रमुख रूप से दो स्थल अफ़गानिस्तान में मुंडीकाक और सोतोगोई में है। पाकिस्तान में सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पहले पाए जाने वाला प्रमुख स्थल हड़प्पा है। हड़प्पा जिसके नाम से ही फिर इस सभ्यता का नाम भी रखा गया है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर पाया गया है, तथा मोहनजोदड़ो जो सिंध नदी के तट पर एवं चन्नूधड़ो पाकिस्तान में है। इस तरह पाकिस्तान में लगभग 575 के करीब क्षेत्र पाए गए। पाकिस्तान के बलूच क्षेत्र में डाबरकोट, बालाकोट और इसी तरह भारत में राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल, गुजरात में लोथल, धौलावीरा तथा हरियाणा में राखीगढ़ी आदि प्रमुख स्थल थे। राखीगढ़ी ये माना जाता है कि राखीगढ़ी जो क्षेत्र है, राखीगढ़ी जो स्थल है वो सबसे बड़ा स्थल माना गया, सबसे बड़ा शहर माना गया, लेकिन कुछ लोग इसे मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा क्षेत्र स्थल मानते हैं। अब ये थोड़ा सा वो है, अगर ये पूछा जाए प्रश्न में कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है तो आप मोहनजोदड़ो लिख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों का मानना राखीगढ़ी है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा जो स्थल पाया गया है वो राखीगढ़ी का था।
यहाँ यह प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसमें मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर माना गया। किंतु यदि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो राखीगढ़ी को माना जाएगा। अगला देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के संबंध में अनेक इतिहासकारों में मतभेद है। इसका प्रमुख कारण इस काल के संबंध में जानकारी उपलब्ध न होना, अर्थात क्या कारण रहे होंगे इस संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोई भी विद्वान अनुमान के आधार पर इसे अचानक किसी बड़ी दुर्घटना के कारण पतन मानते हैं। बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि कोई अचानक आपदा आ गई हो जिसके कारण इसका पूरे का पतन हो गया हो। तो कुछ लोगों का भयंकर बाढ़ों के कारण इसका पतन मानते हैं, क्योंकि नदी घाटी के किनारे ये बसा होने के कारण, ये सभ्यता विकसित होने के कारण ये मानते हैं कि भयंकर बाढ़ आई होगी और इसमें इसका पूरे का पतन हो गया। लेकिन यह भी धारणा कम है, क्योंकि अगर नदी घाटी में बाढ़ आती है, अभी भी बाढ़ आती है, उसके बाद चली जाती है, लेकिन पूरी सभ्यता का पतन नहीं होता। तो कुछ लोगों का मानना ये है। कुछ घग्गर नदी के सूख जाना या मार्ग बदल देने को भी इसके पतन का कारण मानते हैं। तो वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि मौसम परिवर्तन के कारण धरती धीरे धीरे सूखती गई और पूरा क्षेत्र रेगिस्तान बन गया है और इस सभ्यता का पतन हो गया है, क्योंकि यह सभ्यता बहुत बड़े भूभाग में फैली थी और विस्तृत क्षेत्र में पनपी थी और इसके पतन का कोई स्मृति चिन्ह छोड़ी नहीं गई। तो यहाँ पर छोड़ी है, स्मृति चिन्ह नहीं है और ये सभ्यता लुप्त हो गई। इस प्रश्न का उत्तर आज भी अज्ञात है। संभवतः इसके पतन का कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। अनेक विद्वानों का मत है कि अलग अलग स्थलों के पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे, तभी इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई। तो ये था सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारण। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा, क्योंकि ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ मैं और आपको बतला दूं कि अब इसकी सीरीज़, इसके बाद की जो है वो सीरीज़ है, आपको क्रमशः एक के बाद एक प्राप्त होते जाएगी। अतः इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सारी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।